अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको एक बेटी की सच्ची कहानी बताने वाले हैं। मुझे अपनी सहेली की शादी में जाना था, इसलिए मैंने बाज़ार जाकर अपने लिए कपड़े खरीदे। लेकिन अब मेरे सामने उन कपड़ों को सिलवाने की परेशानी थी कि कहाँ सिलवाऊँ, क्योंकि जहाँ मैं कपड़े सिलवाती थी वो दर्जी खाली ही नहीं था। इसलिए मैं बाज़ार चली गई, जिससे मुझे कोई टेलर खाली मिल जाए और मुझे एक ही दिन में मेरे कपड़े सिलकर दे दे। बहुत से टेलर से बात की, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। फिर एक आम सी दुकान में एक 23 साल का लड़का कपड़े सिलने में बिजी था। उसके पास कोई और काम करने वाला भी नहीं था, इसलिए उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो मना ही करेगा। मैंने अंदर जाकर उसको सलाम किया और उससे कहा, क्या आप मेरे कपड़े एक दिन में सिलकर मुझे दे दोगे? टेलर ने बड़े ही इत्मीनान से जवाब दिया, जी बाजी, कल सुबह आकर आप अपने कपड़ों को ले लेना। ये बात सुनकर मैं बड़ी ही खुश हो गई। मैं आपको ज़्यादा पैसे दे दूंगी। टेलर ये बात सुनकर बोला, मुझे ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे बस मेरी सिलाई दे देना। वो बोला, मैं आपकी नाप ले लेता हूँ। लेकिन उसकी ये नाप वाली बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि मैंने कभी किसी मर्द टेलर को नाप नहीं दिया था। मैंने कहा, मैं नाप वाले कपड़े साथ लाई हूँ, इनसे ही नाप ले लें। टेलर बोला, ठीक है, इनकी नाप से ही आपके कपड़े तैयार कर दूंगा, कल सुबह आकर कपड़े ले लेना। फिर मैं वहाँ से आ गई। मैं बहुत खुश थी कि मेरे कपड़े मुझे कल ही मिल जाएंगे। फिर अगले दिन मैं इत्मीनान से टेलर के पास गई और अपने सिले हुए कपड़े देखकर बेइंतहा खुश हो गई। वो कपड़े उसने इतने खूबसूरत सिले कि वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। कपड़े लेकर मैं तैयार होकर अपनी सहेली की शादी में गई। सभी ने मेरे कपड़ों की खूब तारीफ़ की। तब मैंने सोचा कि मैं अब से इसी टेलर के पास अपने कपड़े बनवाया करूँगी। लेकिन अचानक मेरे याद आया कि मैंने अपनी नाप के कपड़े वहीं भूल आई हूँ। फिर मैं अपनी नाप के कपड़े लेने टेलर के पास गई और मैंने कहा, मेरे नाप वाले कपड़े यहीं रह गए हैं, आप मेरे कपड़े वापस दे दें। टेलर ने कपड़े सब जगह ढूंढे पर नहीं मिले। वो बोला, शायद मैं घर पर ही भूल आया हूँ, मैं घर से वापस ले आऊँगा, फिर कभी आकर ले लेना। उसने इस तरह से मुझसे माफ़ी मांगी कि मैं कुछ भी ना कह सकी, और वो मुझे ऐसे देख रहा था कि जैसे मुझसे नज़रें चुरा रहा हो। मुझे उसकी ये बात बड़ी ही अच्छी लगी और वो मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने अम्मी को घर जाकर सारा वाक़या बताया। फिर अम्मी ने बोला, बेटा किसी को भेजकर नाप वाले कपड़े मंगा लेना। लेकिन मैंने किसी को नहीं भेजा, मैं ड्राइवर को भी भेज सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं खुद ही चली गई। मैं अपने आप को टेलर, जिसका नाम नसीम था, मैं उसके पास जाने से खुद को नहीं रोक सकी। मुझे यह भी ध्यान न रहा कि मैं एक अमीर घराने की इकलौती बेटी हूँ और एक गरीब से टेलर की तरफ खींची जा रही हूँ। जैसे ही मैं दुकान में गई तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा था और वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वो मुझे पहले से ही जानता हो। फिर मैंने उसे नज़रअंदाज करते हुए नसीम को सलाम किया। नसीम ने सलाम लेकर माजरत की और कहा, आपकी कमीज़ कहीं गुम हो गई है, मुझे माफ़ कर दें, आप शलवार ले जाएं। मैं वो शलवार लेकर घर आ गई और कपड़े एक तरफ रख दिए। सुबह सुबह नाजिया कमरे में आई। नाजिया हमारे कपड़े धोया करती थी। मैंने नाजिया को वो शॉपर्स दे दिया। उसने शॉपर्स से शलवार निकालकर देखा तो इसमें कई सारे सुराख थे। मैंने देखा तो उस शलवार में बड़े बड़े सुराख थे और सुराख भी बराबर बराबर थे। ये किसी चूहे वगैरह के काटे हुए नहीं थे। उसे देखकर मैं बड़ी ही हैरान और परेशान थी कि जो इतने अच्छे कपड़े सिलता हो वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा, और मुझे उसके पास जाने का एक और बहाना मिल गया। मैं जा ही रही थी कि रास्ते में मैंने सोचा, नसीम भी यही सोचेगा कि उससे मिलने के बहाने ढूंढती हूँ, मैं बार बार उसके पास चली जाती हूँ। फिर मैं वापस आ गई। मैंने सोचा नए कपड़े खरीद लेती हूँ, जिसे सिलवाने के लिए उसके पास जाऊँगी और यह भी देखूंगी कि वो मुझे देखता ही नहीं। क्यों नहीं देखता वो मुझसे नज़रें क्यों चुराता है। मैं नए जोड़े लेकर उसकी दुकान पर चली गई। मैंने उसे कपड़े दिए
फिर से मुझे देखे बिना कपड़े ले लिए। मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे, इसलिए मैंने उसे कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने कहा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। उसने नज़रें झुकाए बोला और मेरी तरफ एक नज़र तक नहीं देखा और ऐसी नज़र झुकाए खड़ा रहा कि जैसे वो मेरी दिल से बहुत इज्जत करता हो। उसके इसी बर्ताव पर मुझे हैरानी हुई, लेकिन मुझे अच्छा भी लगा और मेरी दिलचस्पी उसके लिए और ज़्यादा बढ़ने लगी। मेरा सूट 5 दिन में रेडी होने वाला था, लेकिन मैं रोज़ रोज़ चक्कर लगाने लगी। शायद वो भी समझने लगा था कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। मैं उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। मैंने घर में किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया था। मैं सोचने लगी, किससे जिक्र करूं, किससे अपने दिल की बात बताऊं। फिर उसने अपनी सहेली मायरा को अपने दिल की बात बताई। फिर मायरा बोली, मैं पहले टेलर से मिलना चाहती हूँ। अगर वो अच्छा इंसान हुआ तो फिर तुम्हारी अम्मी अब्बू से बात करूँगी। यह सुनकर वो बड़ी खुश हुई और अपनी सहेली मायरा को नसीम के पास ले गई। मायरा नसीम को देखते ही गुस्से में आ गई और गाड़ी में जाकर बैठ गई और बोली, ना शक्ल है, ना सूरत, ना कद है, ना काठी। तुमने इसमें ऐसा क्या देख लिया? क्यों तुम इसकी नज़रें झुकाए रखने की वजह से ही शादी करना चाहती हो? मायरा का ये सब कुछ कहना मुझे पसंद नहीं आया और मैंने सोच लिया कि मैं इसी से शादी करूँगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैंने अपने माँ बाप से बात करने से पहले नसीम से बोला, मुझे तुमसे मिलना है। नसीम ने बहुत ही सादगी से कहा, बाजी, आप रोज़ ही दुकान में आ जाती हैं, फिर मिलने की क्या ज़रूरत है? जब आप आना चाहें आ जाए। उसके बाजी कहने पर मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे डांट कर कहा, एक तो मुझे बाजी मत कहो, दूसरा मुझे दुकान पर नहीं कहीं बाहर मिलना है। मेरे इतना रिक्वेस्ट करने पर वो राज़ी हो गया और शाम को हम एक होटल में मिले। मैं और नसीम एक टेबल पर बैठे हुए थे और सभी हमें बड़े गौर से देख रहे थे। नसीम बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैं भी गौर से नसीम को देखे जा रही थी। खाने का बिल अदा करके मैंने नसीम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरी ये बात सुनकर नसीम हैरान हो गया और सोचने लगा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने नसीम से कहा, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब मैंने नसीम से तो बात कर ली थी, लेकिन असल परेशानी यह थी कि अम्मी अब्बू से कैसे बात करूं, और अगर बात भी कर लूं तो उनको मनाऊंगी कैसे? भला वो एक रईस खानदान की इकलौती बेटी की शादी एक मामूली से टेलर से क्यों करेंगे? मैंने सोचा पहले अम्मी से बात करूंगी, फिर अम्मी अपने आप ही अब्बू से बात कर लेंगी। फिर मैंने परेशान रहने का नाटक किया और अम्मी मेरी परेशान भरी हालत देखकर खुद भी परेशान रहने लगी और मुझसे एक दिन पूछने लगी, तुम्हें क्या परेशानी है बेटा, तुम क्यों परेशान रहती हो, क्यों इतना डिस्टर्ब रहने लगी हो? अम्मी के इतना कहते ही मैंने अम्मी से अपना दिल खोलकर बातें की, अपने दिल का हाल सुनाया। मैंने बताया, मैं नसीम से शादी करना चाहती हूँ, पर आपसे कुछ कह नहीं पा रही थी। अगर आप ना पूछती तो मैं कुछ भी नहीं बता पाती और घुट घुट कर यूं ही मर जाती। बेटी की ऐसी बात सुनकर माँ का दिल फौरन ही पिघल गया और अम्मी बोली, बेटा, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है। जो तुम्हें पसंद है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, बस तुम परेशान मत हो। हम तुम्हारी शादी उसी से करेंगे और फिर उसको कारोबार भी करा देंगे ताकि वो हमारे म्यार के मुताबिक ज़िंदगी जिए और तुम्हें सारे ऐशो आराम दे सके। अम्मी की बात सुनकर मानो मैं जी उठी। मैं बहुत खुश थी। मैं फ़ौरन नसीम के पास गई और ये खबर सुनाई। लेकिन जब शाम को अब्बू घर वापस लौटे तो अम्मी ने सारी बात बताई और अब्बू इस बात को सुनकर इतने गुस्से में आ गए कि वो भड़कने लगे और मुझे डांटकर बोलने लगे कि तुमने इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बिना कैसे ले लिया। अब्बू की बात सुनकर मैं बहुत रोई और दूसरी तरफ अब्बू मेरा रिश्ता ढूंढने लगे और मुझसे बोले, मैंने तुम्हें आज़ादी इसलिए नहीं दी थी कि तुम एक मामूली से टेलर से शादी की जिद कर बैठो। लड़की कोरे कागज़ की तरह होती है। अगर एक बार तुम्हारी शादी इस गरीब आदमी के साथ हो गई तो तुम पछताओगी, फिर हमारी दौलत भी किसी काम ना आएगी।
लड़की के लिए अच्छा शौहर बहुत ज़रूरी है, तभी आगे की ज़िंदगी आसान और अच्छी होती है, और मैं तुम्हारे साथ ये कभी होने नहीं दूंगा। मैं अब्बू के सामने मिन्नतें करने लगी। अब्बू ने मेरी एक ना सुनी और बोले, एक गलत फैसला तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। और बोले, तुम्हारी शादी साजिद अंकल के बेटे समीर के साथ होगी और 6 महीने के बाद तुम्हारी रुखसती हो जाएगी। अब्बू की बातों से लग रहा था कि अब्बू ने साजिद अंकल से बात पक्की कर ली थी। जब मैं इस बात के बारे में सोचती तो मेरी रूह कांप जाती। तब मैंने सोचा, मैं अब्बू की बात हरगिज़ नहीं मानूंगी, मैं नसीम से ही शादी करूंगी। फिर एक दिन मैंने अपने माँ बाप के नाम खत लिखा और कुछ मुख्तसर सी चीज़ें लेकर घर से निकल गई। शाम के वक्त में निकली थी, क्योंकि मैं 11-12 बजे तक घर से बाहर रहती थी, तो इतनी जल्दी अम्मी अब्बू मुझे ढूंढेंगे भी नहीं। मैं नसीम के पास पहुंच गई तो नसीम की दुकान पर बहुत भीड़ लगी थी। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि कहीं नसीम को कुछ हो तो नहीं गया। फिर मैंने देखा कि कुछ पुलिस वाले नसीम को घसीटते हुए ले जा रहे थे। पुलिस वाले नसीम को वैन में बिठाकर थाने ले गए। मैं सब जानती थी कि ये सब मेरे अब्बू का किया धरा है, पर मैं हार नहीं मानने वाली थी। मैं गाड़ी में बैठी और थाने पहुंच गई। मुझे पता था कि नसीम का कोई कसूर नहीं है। मैंने थाने पहुंचकर नसीम से मिलने की ख्वाहिश की तो पुलिस वालों ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा। फिर मुझे उससे मिलने दिया गया। पुलिस वाले मुझे देखकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मैं वसीम के पास पहुंची तो वो हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, तुम मुझे छोड़ मत देना। मुझे नहीं पता पुलिस मुझे पकड़कर क्यों लाई है, मैंने कुछ भी तो नहीं किया। एक दुकानदार ने मुझ पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, पर मैंने चोरी नहीं की। मैंने नसीम को तसल्ली दी कि तुम फिक्र ना करो, मैं जानती हूँ ये सब मेरे अब्बू ने किया है, तुम्हें जल्दी ही रिहाई दिलवा दूंगी। जब नसीम मुतमईन हुआ तो मैं वहाँ से निकल गई। वहाँ से निकलते वक्त मेरी नज़र एक लेडी कांस्टेबल पर पड़ी जो मुझे ही देख रही थी। मैं उसके पास गई और उससे नसीम का ख्याल रखने के लिए बोला। ये सुनकर वो हंस पड़ी। वो बोली, तुम पागल हो क्या? मैंने बोला, इससे मेरी शादी होने वाली है, इसलिए इसका ख्याल रखने को बोल रही हूँ। तब लेडी कांस्टेबल ने बताया कि इसके पीछे कई अमीरजादियाँ पागल हैं, ये सब लड़कियों को उल्लू बना रहा है और तुम सब अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई दौलत इस पर लुटा रही हो। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से से कहा, तुम क्या कह रही हो? लेडी कांस्टेबल बोली, तुम यहाँ किसी से भी पता कर सकती हो, ये लड़का लड़कियों पर जादू कराता है और उनकी दौलत लूटता है। इसके साथ कुछ और लोग भी हैं, उनको भी हम कई बार जेल में डाल चुके हैं, लेकिन कोई ना कोई इनको छुड़ा ही लेता है। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं जो ऐसे जादूगरों को पक्की सजा दे सकें, क्योंकि कोई ना कोई इन्हें छुड़ा कर ले जाता है। जैसे आज तुम इसे छुड़ाने के पीछे पड़ी हो। तुम अपने घर अपने माँ बाप के पास जाओ। निकम्मा अपनी माँ की पेंशन पर गुजारा करता है और दुकान में अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करता है। जो कमाता है वही उड़ा देता है। तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? अपने साथ इतना गलत मत करो। ये सब सुनकर मैं हैरान हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये सब सच हो सकता है। मैंने सोचा, इस लेडी कांस्टेबल पर यकीन क्यों करूं? मेरे पास अब्बू के दिए हुए बहुत पैसे थे। मैंने वकील किया जो केस लड़ेगा। मैं होटल में रह रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में अब तक यही था कि ये सब मेरे अब्बू ने किया है। लेकिन जब वकील ने तफ्तीश की तो मुझे सब कुछ सामने आ गया कि नसीम इससे पहले भी कई बार जेल में जा चुका था। इस बात से मुझे बहुत बड़ा झटका लगा कि मैं किस शख्स के पीछे पागल थी। मैंने पहली बार इसकी वजह से अपने अब्बू की नाफरमानी की। मैं 6 महीने तक अपने अब्बू की छत के बगैर रही। इसकी वजह से मैंने अब्बू का बहुत दिल दुखाया। मैं वापस घर जाकर शर्मिंदगी से अम्मी अब्बू से माफ़ी मांगने लगी। मैं अपनी इस हरकत पर दिल से शर्मिंदा थी। मैंने अब्बू से माफ़ी मांगी और उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया।